अध्याय 81 तांग हाओ की मृत्यु हो गई और तांग सेन की मां को भी जियोयान ने दवा को परिष्कृत करने के लिए ले लिया। इस समय ये सिर्फ तांग हाओ नहीं था, सर्पस्पियर डुलुओ और शाही डुलुओ दोनों स्तब्ध थे। वे सभी जानते थे कि उनके सामने वाला रहस्यमय युवक बहुत ताकतवर था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत इतनी भयानक होगी। उसने अपने नंगे हाथों से टाइटल डुलुओ के क्लियर स्काई हैमर को कुचल दिया। क्या वे यही देख सकते हैं? क्या यही चेक ग्रुप एडमिन की ताकत है? इतनी मजबूत। कियान रेनिक्स्यू ने झू चेन को टिमटिमाती निगाहों से देखा, उसका दिल भी अत्यधिक सदमे से भर गया। झू चेन इस समय जो ताकत दिखा रही थी वह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, अधिक मजबूत। यहाँ तक कि उसके स्तर 99 के दादा भी तांग हाओ से बेहद सावधान थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष के हाथों में वह एक चींटी बन गए जिसे इच्छानुसार कुचला जा सकता था। दुर्जे और बैटल सोल हैमर, राजसी हाओटियन संप्रदाय, वे तुलना में कुछ खास नहीं हैं। झू चेन ने तांग हाओ की ओर उदासीनता से देखा, जो जमीन पर घुटने टेककर खून खा रहा था, फिर अपनी उंगली हिलाई। जैसे ही एक विलो शाखा तांग हाओ के शरीर में घुसी, तांग हाओ के चेहरे पर भाव तुरंत थम गए। दुर्भाग्य से उसके पास अब बोलने की ताकत नहीं थी और वह केवल बड़ी बड़ी आंखों से देखता रह गया। उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। जैसे ही वह जमीन पर गिर गया, झू चेन ने पीछे मुड़कर कियान रेनिक्स्यू की ओर देखा, फिर उसका शरीर तुरंत प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और मौके से गायब हो गया। युवा मास्टर, आप ऐसे गुरु से कहाँ मिले? उनकी ताकत अविश्वसनीय है। हाँ, उसने अपनी कलाई के झटके से तांग हाओ को भी मार डाला। क्या वह एक महान देवता हो सकता है? जब तक झू चेन की आकृति आकाश के किनारे पर गायब नहीं हो गई, तब तक सर्पस्पियर डुलुओ और पोरपाइन डुलुओ अपने सदमे से उबर नहीं पाए। उनके चेहरे अभी भी अविश्वास और आश्चर्य से भरे हुए थे। ऐसे प्रश्न न पूछें जो आपको नहीं पूछने चाहिए। वह व्यक्ति वह नहीं है जिससे आप संपर्क कर सकें। जल्दी से तांग हाओ के शरीर से आत्मा की हड्डी निकालें और हम अपना काम जारी रखेंगे। कियान रेनिक्स्यू ने झू चेन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी और तुरंत सर्पस्पियर डुलुओ और पोरपाइन डुलुओ को घटनास्थल को साफ करने के लिए कहा। झू चेन को तांग हाओ की आत्मा की हड्डियों की परवाह नहीं थी, लेकिन वे उसके लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी और उसे उन सभी को प्राप्त करना था। घटनास्थल को साफ करने के बाद कियान रेनिक्स्यू ने सबूत नष्ट करने के लिए तांग हाओ के शरीर को जला दिया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह सर्प भाला डुलुओ और शाही डुलुओ को बर्फ और आग वाले यिन यांग कुएं की ओर ले गई। कियान रेनिक्स्यू, एट हानली, मैंने आपके द्वारा अनुरोधित सभी जड़ी बूटियां पहले ही चुन ली हैं। क्या मैं उन्हें अभी आपके पास भेजूं? हानली, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, साथी दाववादी कियान। कृपया पहले मुझे वे औषधीय जड़ी बूटियां भेजें और मैं आपको बाद में भुगतान के रूप में कुछ गोलियां दूंगा। बर्फ और आग के यिन यांग कुएं के पास लगाई गई ये बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी संख्या बहुत कम है। हानली ने बहुत दिमाग लगाया और आखिरकार एक समाधान लेकर आया। अर्थात, इन अमृतों के परिपक्व होने के बाद पहले उनकी जड़ों और तनों को काट दें और फिर इन जड़ों और तनों को पुनर्जीवित करने के लिए ओस ऑफ क्रिएशन का उपयोग करें। जब हानली विचार कर रहा था, कियान रेनिक्स्यू ने पहले ही एक एक करके सभी जड़ी बूटियां वितरित कर दी थीं। हालांकि सभी औषधीय जड़ी बूटियों की गिनती करने के बाद हानली ने पाया कि उनमें से एक अतिरिक्त जड़ी बूटी थी। 100,000 साल पुराना नीला चांदी सम्राट। अजीब बात है, मुझे याद नहीं है कि यह अमर जड़ी बूटी पिछली बार उपलब्ध थी। क्या ऐसा हो सकता है कि टेंगसेन वापस चला गया? हानली, साथ ही दाववादी कियान, जब आप इस बार बर्फ और आग यिन यांग वेल में गए, तो क्या आपका सामना तांगसेन से हुआ? निचला बीम टेढ़ा है, इसलिए ऊपरी बीम भी टेढ़ा होगा। जियोयान और लिनडोंग की नज़र में टैंगसेन के पिता भी उसी तरह के बेशर्म बदमाश होंगे जो घृणित है। टैंगसान के पिता शायद टैंगसान के उस औषधीय जड़ी बूटी के बगीचे की देखभाल कर रहे थे। अब जबकि दूसरा पक्ष मर चुका है, वह अंततः शांति से वहां जड़ी बूटियां लगा सकता है। हानली ने एक एक करके सभी अमर जड़ी बूटियों की जड़ों और तनों को काट दिया और फिर उन जड़ों और तनों को हेवनली क्रिएशन ड्यू से विकसित करना शुरू कर दिया। टैंगसेन, जिसने अभी अभी मैदान में कदम रखा था, अचानक किसी अज्ञात कारण से उसकी छाती में दो तेज दर्द महसूस हुए। हालांकि यह एकाग्रता में एक क्षणिक चूक थी जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी को एक खुला स्थान खोजने की अनुमति दी और एक उल्का हथौड़ा उसके निचले शरीर पर लगा, जिससे उसकी सबसे कीमती संपत्ति लगभग चकनाचूर हो गई। 7 खजानों के पहाड़ी द्वार के बाहर चमकता हुआ टाइल स्कूल।
झू चेन की आवाज धीरे धीरे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल के ऊपर गूंजती थी, जिसमें एक निर्विवाद स्वर था जो सभी दिशाओं में गूंजता था। नीचे की इमारतों से एक तेज तलवार की छाया उठी। जैसे ही वह उसके पास आए, अपने साथ तलवार की ऊर्जा से भरा आकाश लेकर आई। एक सफेद बालों वाला आदमी बर्फ सफेद वस्त्र पहने और अपनी पीठ पर 3 फुट लंबी हरी तलवार लेकर सीधा खड़ा था। मैं यहाँ तलवारबाजी पर चर्चा करने आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि स्वॉर्ड दुलुओ मुझे कुछ संकेत दे सकता है। झू चेन ने अपना सिर हिलाया। उच्च नहीं, मैंने आज ही सीखना शुरू किया है। चूंकि आपने अभी अभी तलवार का मार्ग समझना शुरू किया है, तो आप क्या सोचते हैं कि तलवार क्या है, और तलवार का मार्ग क्या है? झू चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, तलवार हत्या के लिए एक हथियार है, और तलवार का तरीका स्वाभाविक रूप से हत्या का तरीका है। क्योंकि उन्हें लगा कि झू चेन की बातों का कुछ मतलब है। क्योंकि झू चेन ने ऐसा हंगामा मचाया था, निंग रोंगरोंग और सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल के अन्य शिष्य ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वे साइड हॉल के करीब पहुंच पाते, उन्हें निंग फेंगजी और बोन डुलुओ ने बाहर रोक दिया। निंग फेंगजी और गु रोंग दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि चेन शिन जिसे इतना महत्व दे सकता है, और जो व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने भी गया था, उसमें असाधारण प्रतिभा होनी चाहिए। यदि वे उस व्यक्ति को परेशान करते हैं, तो इससे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल को अनावश्यक परेशानी हो सकती है। चूंकि चेन शिन इसे अपने आप संभाल सकता है, इसलिए पहले उसे इससे निपटने दें। वे बस बाहर निगरानी रख सकते हैं। अध्याय 82। शी दोहरी पुतली वाला और शीहाओ का झू चेन का मूल्यांकन। झू चेन सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल में अधिक समय तक नहीं रहे। 2 घंटे बाद उसने चेनिक्सन से विदाई ली, घूम गया, और प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर चला गया। जैसा कि कियान रेनिक्स्यू ने कहा, चेन शिन की तलवारबाजी वास्तव में बहुत ऊंची है, लेकिन दुर्भाग्य से वह गलत युग में पैदा हुआ था। यदि वह एक उच्च स्तर पर पैदा हुआ होता और तलवार के साथ दाव की खेती करता, तो उसकी उपलब्धियां शायद और भी अधिक होती। चेन शिन के साथ झू चेन ने अंततः अपने तलवार के दिल को समझा, और सीखा कि तलवार का इरादा, तलवार का रास्ता और तलवार की गति क्या थी। सीधे शब्दों में कहें तो तलवार का इरादा तलवार का दिल है, जो तलवार के रास्ते में सबसे बुनियादी अवधारणा है। तलवार चलाने वाले को केवल तलवार के सिद्धांतों को समझने और तलवार के इरादे की झलक पाने के लिए तलवार के मर्म को स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि तलवार निकालते समय तलवार का इरादा जोड़ दिया जाए, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। तलवार की खेती करने वाले जो इस स्तर पर पहुंच गए हैं, वे सैद्धांतिक रूप से अब चाल चलने के लिए अपनी तलवारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि बारिश की एक बूंद या हल्की हवा भी उनके हाथों में एक अजय, अद्वितीय तलवार में बदल सकती है। चेन शिन की सबसे मजबूत चाल, मेरा शरीर एक तलवार की तरह है, मनुष्य और तलवार एक हो जाते हैं, इस पथ का अवतार है। जहां तक तलवार के रुख की बात है, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बिना किसी विशिष्ट विभाजन के गति की अभिव्यक्ति है। चूंकि तलवारों में ताकत और कमजोरियां दोनों होती हैं, इसलिए सब कुछ तलवार चलाने वाले की चाल चलने की गति पर निर्भर करता है। यदि आपकी तलवार के वार इंद्रधनुष जितने शक्तिशाली हैं, तो आप सितारों को नष्ट कर सकते हैं और एक ही झटके में सभी घटनाओं को चकनाचूर कर सकते हैं। ये देखकर निंग रोंगरोंग, जो बाहर इंतजार कर रहा था, तुरंत उत्साह से दौड़ा। दादाजी जियान, अभी वह व्यक्ति कौन था? उसने वास्तव में आपको उसका स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए कहा था। वह बहुत अहंकारी है। उसे याद आया कि उसके दादा, जो एक तलवारबाज थे, हमेशा एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे जो कभी समझौता नहीं करते थे, चाहे उनका प्रतिद्वंद्वी कितना भी मजबूत क्यों न हो। ऐसा क्यों है कि आज, जब वह व्यक्ति आया, तो उसे केवल एक बार पुकारना पड़ा, और उसके दादा, जियान, आज्ञाकारी रूप से उसका स्वागत करने के लिए बाहर चले गए। निंग फेंगजी और अन्य लोग इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उस युवक से निकलने वाली दमनकारी आभा को महसूस कर सकें। उस युवक से निकलने वाली आभा उसकी और चेन शिन की आभा से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि लेवल 99 पियरलेस दुलुओ की आभा से भी आगे निकल गई। निंग फेंगजी ने भौहें चढ़ा ली। दुलुओ महाद्वीप के शक्तिशाली लोगों को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वह अभी भी उस नाम के किसी भी शीर्षक दुलुओ के बारे में नहीं सोच सका। तभी निंग रोंगरोंग, जो किनारे पर खड़ा था, ने अचानक कुछ सोचा और आश्चर्यचकित भाव से निंग फेंगजी की ओर देखा और पूछा, वैसे पिताजी, मैंने सुना है कि स्पिरिट हॉल का 5वां बुजुर्ग है जो 90 से अधिक का है वर्षों पुराना है, लेकिन उसकी शक्ल आज भी बच्चे जैसी है। क्या वह व्यक्ति जो अभी अभी हमारे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल में आया था,
वह पांचवा बुजुर्ग हो सकता है। ये लाइट फेदर दुलुओ नहीं हो सकता। गु रोंग ने कहा। उसका लहजा बहुत निश्चित था। उस आदमी की आत्मिक शक्ति का स्तर मुझसे केवल एक स्तर अधिक है। वह निश्चित रूप से मुझ पर उस तरह का दबाव नहीं देगा। चेन शिन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कार्यभार संभाला। हालांकि वह व्यक्ति लाइट फेदर दुलुओ नहीं है, वह निश्चित रूप से स्पिरिट हॉल से संबंधित है। गु रोंग ने चेन शिन की ओर देखा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या उस लड़के ने आपसे कुछ कहा? चेन शिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने मुझे तलवार के दांव को समझने में मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए बस एक सलाह दी थी। चेन शिन ने उन दोनों को तेज नजर से देखा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। उन्होंने हमें जल्द से जल्द हाउटियन संप्रदाय से दूर जाने की सलाह दी। हमें गलत पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। सेवन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल से लौटने के बाद झू चेन ने तलवार पथ में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की और तुरंत आकाशीय गाड़ी के अंदर ग्रास कैरेक्टर तलवार तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। चिंतन का ये दौर पूरे दिन रात चला। झू चेन जिस दिव्य घोड़े पर सवार था वह बुटियन मंडप के द्वार के बाहर अपने आप उतर गया। इस समय चयन प्रक्रिया में भाग लेने आए बड़ी संख्या में काश्तकार बुटियन मंडप के गेट के बाहर एकत्र थे। झू चेन जिस दिव्य गाड़ी में सवार थे उसे उजाड़ क्षेत्र में एक शीर्ष स्तरीय गाड़ी माना जाता था। जैसे ही गाड़ी उतरी, झू चेन के उतरने से पहले ही आसपास के सभी कृषकों का ध्यान उसकी ओर गया। ये दिव्य रथ एक उत्कृष्ट वाहन है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक दिन में 100,000 ली की यात्रा करने में सक्षम है। केवल महान परिवारों या राजघरानों के लोगों के पास ही यह होता है। हिटल्ड, वे सिर्फ बिगयल लोगों का एक समूह है जो खेती करने के लिए अपने परिवार की संपत्ति पर निर्भर हैं। मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। भीड़ दिव्य रथ के चारों ओर एकत्रित होकर आपस में कानाफूसी कर रही थी। हालांकि बोलने वाले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन श्रोता का इरादा है। जब किसी ने दोहरी पुतलियों वाले व्यक्ति शी ही का नाम लिया, तो भीड़ में से एक अस्त व्यस्त छोटे भिखारी ने तुरंत अपमानजनक अभिव्यक्ति दिखाई। चटिल्ड, दोहरी पुतलियों वाले व्यक्ति में इतनी अच्छी बात क्या है? बस इंतजार करो और देखो कि क्या मैं बाद में उसकी पिटाई करता हूँ। वह अभी भी इस बात को लेकर झिझक रहा था कि क्या उसे प्रशिक्षु बनने के लिए इस सस्ते संप्रदाय में आना चाहिए। बाद में शी क्विंगफे की स्थिति पर विचार करते हुए और यह सुनकर कि शी ही भी यहाँ खेती कर रहे थे, उन्होंने इस स्थान को चुना। अरे भाई, क्या दोहरी पुतलियों वाला वह आदमी सचमुच इतना शक्तिशाली है? मैंने देखा है कि बहुत से लोग उनके बारे में इतनी प्रशंसा के साथ बात कर रहे हैं। हालांकि मैं हार नहीं मानूंगा। जब हमने पिछली बार स्टोन विलेज छोड़ा था, तो विलो गॉड ने कहा था कि वह पहले से ही 6 गुफाओं वाले स्वर्ग का कृषक था। अब मुझे देखो, मैंने 5 गुफाएं स्वर्ग खोल दी हैं। अगर हम सचमुच लड़ते हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं उससे हार जाऊं। अध्याय 83 झू चेन को एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वाह, तुम अद्भुत हो, भाई। शी हाओ की आत्मविश्वास भरी अभिव्यक्ति देखकर शी क्विंगफे की आंखें प्रशंसा से भर गईं। उसने जल्दी से शी किंगफेंग को एक तरफ खींच लिया, फिर चुपके से वह जीनियस टोकन जो ज़िया यूयू ने उसे दिया था, शी किंगफेंग के हाथ में दे दिया। किंगफेंग, इस टोकन को बाद में स्वर्ग सुधार मंडप में लोगों के पास ले जाना। वे आपको सीधे स्वर्ग सुधार मंडप में प्रवेश करने देंगे, इसलिए आपको हर किसी की तरह मूल्यांकन नहीं करना पड़ेगा। टोकन स्वीकार करने के बाद शी किंगफेंग एक पल के लिए रुके। और तुम्हारे बारे में क्या, जवान आदमी? शी हाओ ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा, बेशक मैं उस मूल्यांकन में भाग लेने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, मुझे शॉर्टकट अपनाने से सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि इसका मतलब है सीखने के बहुत सारे अवसर गंवाना। तभी दिव्य घोड़े की गाड़ी से अचानक धरती को चकनाचूर कर देने वाली तलवारों की आवाजें आने लगी। तलवारें आसमान से चलने लगी, जिससे परीक्षा देने आए सभी किसानों को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके तुरंत बाद अनगिनत तलवार की परछाइयां गाड़ी से बाहर निकली और जबरदस्त तलवार की ऊर्जा के प्रभाव में वे एक अंतहीन ज्वार की तरह हवा में उड़ गईं और फिर अनगिनत तलवार की रोशनी से बने 10,000 फीट के विशाल ड्रैगन में बदल गईं। तलवार का भयानक इरादा तेजी से फैल गया, जिससे मंडप मास्टर और कई बुजुर्ग तुरंत चिंतित हो गए। स्वर्ग सुधार मंडप 10,000 फीट ऊंचा विशाल अजगर सबकी भयभीत आंखों के सामने बिखर गया। अनगिनत तलवार की परछाइयां बारिश की बूंदों की तरह धरती पर गिर रही थी, अंततः लहराती हुई हरी घास की पत्तियों के एक विशाल विस्तार में बदल गईं, जिसने पहाड़ के गेट चौक और बुटियन मंडप की सभी पत्थर की सीढ़ियों को ढक दिया। ये हरी घास की पत्तियां तलवार की ऊर्जा से नहीं बनी थी, बल्कि असली हरी घास के तने थे,
जो शुद्ध जीवन शक्ति का संचार कर रहे थे। स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर और अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से आते देख आसपास एकत्र कृषक दंग रह गए। अभी अभी कार के अंदर मौजूद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई तलवार की ऊर्जा उसकी आभा से कमतर नहीं थी, जिसने उसे इसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया। हालांकि एल्डर म्यूयान और एल्डर जियोंगफी बिना कुछ बोले पीछे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी। उस परिचित आकृति को देखकर भीड़ में छिपा शी हाओ जोर से बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। शी किंगफिग ने पीछे मुड़कर शी हाओ के गंदे भिखारी कपड़ों को देखा और सच कहा, छोटे भाई, मुझे लगता है कि वह आपसे कहीं अधिक सुंदर दिखता है। कम से कम वह आपके जितना गंदा नहीं है। शी हाओ ने उस पर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन तुरंत समझाया, मैं छद्मवेशी हूँ। पिछली बार मुझे किसने कहा था कि मैं शून्य ईश्वर क्षेत्र में अपना ऐसा नाम बनाऊं? यदि मैंने अपना वेश नहीं बदला होता, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझसे लड़ रहे होते, और मैं शायद तब तुम्हारे साथ यहाँ खेती नहीं कर पाता। युवा मित्र, क्या वह तलवार की ऊर्जा थी जो तुमने अभी जारी की थी? स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर ने जब झू चेन को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। झू चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। खुद को साबित करने के लिए उसने लापरवाही से इशारा किया और अपनी उंगलियों से एक तलवार निकाली, जिसने तुरंत 1 किलोमीटर दूर चट्टान की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। बुटियन पवेलियन के पवेलियन मास्टर और पूर्वज म्यूयान सभी ने बेहद सदमे के भाव दिखाए। पूर्वज म्यूयान आगे बढ़े और वह प्रश्न पूछा जो एल्डर जियोंगफी और अन्य लोग भी जानना चाहते थे। कोई रास्ता नहीं, यह आदमी मुझसे भी छोटा है। मैंने केवल एक गुफा स्वर्ग खोला है। वह संभवतः शिलालेख क्षेत्र में कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वह रक्त परिवर्तन क्षेत्र की तरह है। उसकी डींगी मत सुनो। मुझे लगता है कि उसने बस किसी प्रकार की जादुई कलाकृतियों का उपयोग किया है। यही कारण है कि उसने उन तकनीकों का उपयोग किया। उसकी साधना का स्तर निश्चित रूप से शिलालेख क्षेत्र में नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मेरी राय में वह केवल कैबिनेट प्रवेश परीक्षा से बचने के लिए इन कुटिल योजनाओं का सहारा ले रहा है। वह बहुत चालाक व्यक्ति है और भविष्य में सभी को उससे दूर रहना चाहिए। कबीले के कुछ बुजुर्ग जो अपने छोटे रिश्तेदारों को लेकर आए थे, उन्होंने झू चेन को एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया और शब्द और कर्म से पढ़ाना शुरू कर दिया, यह आशा करते हुए कि उनके छोटे रिश्तेदार कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे जो चोरी करना और धोखा देना पसंद करता है। झू चेन अपने आसपास के लोगों के सवालों से परेशान था। समझाने के बजाय उसने अपना दाहिना पैर उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। अगले ही सेकंड एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला रून समूह अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। शरीर के बाहर अपनी स्वयं की जादुई सरनी का निर्माण करना और लड़ने के लिए रून सरनी की शक्ति का उपयोग करना एक ऐसी क्षमता है जो केवल उन साधकों के पास हो सकती है जो शिलालेख क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। अब सारी शंकाएं दूर हो गईं। दृश्य तुरंत शांत हो गया। आपको एक पिन ड्रॉप सुनाई पड़ सकता है। अध्याय 84। उसे जानवर का दूध खाना सबसे अधिक पसंद है। वह शरारती बच्चा है जिसने शून्य ईश्वर क्षेत्र में अराजकता पैदा कर दी है। थोड़ी देर की शांति के बाद बुटियन मंडप के द्वार के बाहर फिर से हंगामा मच गया। रून सरनी इच्छानुसार उसके शरीर से प्रकट होती है। वह वास्तव में एक रून मास्टर है। ये बच्चा इतनी कम उम्र में शिलालेख क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम था। क्या वह एक युवा विलक्षण व्यक्ति हो सकता है? कौन सा युवा सर्वोच्च प्राणी? मुझे लगता है कि ऊपरी क्षेत्र की पहली पीढ़ी भी कुछ खास नहीं है। अविश्वसनीय, हमारे उजाड़ इलाके से ऐसा नवयुवक कब निकला? मेरी राय में ये लड़का ऊपरी क्षेत्र के किसी प्राचीन संप्रदाय का पवित्र पुत्र होना चाहिए जो प्रशिक्षण के लिए निचले क्षेत्र में आया है। वह संभवतः निचले क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सही है, निचले क्षेत्र के कानून अधूरे हैं, जिससे इतनी युवा प्रतिभा का प्रकट होना असंभव हो गया है। जरूरी नहीं। मार्शल किंग्स हवेली से शीही को देखो। वह न केवल दोहरी पुतलियों के साथ पैदा हुआ है, बल्कि उसके शरीर में एक सर्वोच्च हड्डी भी है। क्या वह कमजोर है? उसकी नजर में झू के साथ चेन की वर्तमान खेती का स्तर न केवल निचले क्षेत्र के 8 क्षेत्रों में, बल्कि ऊपरी क्षेत्र के प्राचीन अमर संप्रदायों में भी वह एक नेता बन सकता है और अपने साथियों पर हावी हो सकता है। उसके छोटे से बुटियन मंडप में इतने महान बुद्ध को आमंत्रित करने की क्या योग्यता या क्षमता है? शायद इस बच्चे की कुछ और योजनाएं हैं। स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर ने झू चेन की ओर आंखों में चमक के साथ देखा और पूछा। झू चेन ने आगे बढ़कर स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर को एक स्वर्ण चिन्ह भेंट किया।
यह उसे अग्नि सम्राट द्वारा दिया गया था ताकि बाद में उसके लिए उजाड़ क्षेत्र में काम करना आसान हो सके। सम्राट के आदेश को देखना स्वयं सम्राट को देखने के समान है। ये रुतबे का प्रतीक है, लेकिन ये केवल उजाड़ क्षेत्र में ही मान्य है। स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर की दृष्टि से उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक नजर में पहचान लिया कि यह मानव सम्राट का आदेश अग्नि सम्राट द्वारा बनाया गया था। उसने झू चेन को फिर से देखा और अविश्वसनीय रूप से पूछा, क्या आप झू चेन, अग्नि साम्राज्य के पहले पवित्र पुत्र हैं, जिनके पास प्राचीन वर्मिलियन पक्षी की रिक्त रेखा है? चूंकि अग्नि सम्राट ने उस पत्र में एक संदेश छोड़ा था जिसमें उसे स्वर्ग सुधार मंडप में आने के लिए कहा गया था, उसने पहले से ही हर चीज का ध्यान रख लिया होगा। चूंकि वहां पीछे का दरवाजा है, तो उसे सामान्य शिष्यों के समान मूल्यांकन की चिंता क्यों करनी चाहिए? पूर्वज म्यूयान और बुजुर्ग जियोंगफी भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें झू चेन की पहचान के बारे में पता चला। उसी उजाड़ क्षेत्र में होने के कारण उन्होंने स्वाभाविक रूप से अग्नि साम्राज्य के पवित्र राजकुमार के बारे में सुना था। उन्होंने कुछ महीने पहले ही सुना था कि दूसरा पक्ष रक्त निष्कासन क्षेत्र से गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही महीनों में दूसरा पक्ष पहले से ही शिलालेख क्षेत्र में कृषक बन गया है। साधना की ऐसी गति सचमुच आश्चर्यजनक है। अग्नि सम्राट ने मुझसे पहले कहा था कि आप साधना करने के लिए मेरे स्वर्ग सुधार मंडप में आ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी साधना का स्तर पहले ही शिलालेख क्षेत्र तक पहुंच चुका है। अब जब झू चेन की पहचान स्पष्ट हो गई, तो स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर को अब कोई झिझक नहीं हुई। उन्होंने पूर्वज मुयान और स्वर्ग सुधार मंडप के अन्य बुजुर्गों के साथ व्यक्तिगत रूप से झू चेन का स्वर्ग सुधार मंडप में स्वागत किया। अंत में केवल एल्डर जियोंगफी, जो प्रवेश के प्रभारी थे, पर्वतीय द्वार के बाहर रहे। जो शिष्य इस दृश्य से सीखने आए उन सभी में अत्यधिक ईर्ष्या के भाव प्रकट हुए। वे इस चौक पर कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं और वे अभी भी अंदर नहीं पहुंचे हैं। अप्रत्याशित रूप से कुछ लोगों का मंडप मास्टर ने आते ही व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। अंतर बहुत बड़ा है। युवक, क्या झू चेन की खेती केवल गुफा स्वर्ग क्षेत्र में नहीं थी? वह अचानक शिलालेख क्षेत्र में कैसे पहुंच गया? शी क्विंगफिग ने झू चेन से अपनी नजर हटा ली, जो पहले ही जा चुका था, और शी हाओ से पूछने लगा। हालांकि शी हाओ भी पूरी तरह से हतप्रभ थे और सवाल का जवाब ही नहीं दे सके। ये कैसे हो सकता है? क्या लियू शेन ने मुझसे झूठ बोला था? असंभव। देवी लियू मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। ऐसा होना चाहिए कि झू चेन की खेती का स्तर बहुत तेजी से सुधर रहा है, जिससे देवी लियू द्वारा मुझे दी गई जानकारी में देरी हो रही है। शी हाओ ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिकाए और अंततः सब कुछ समझने से पहले एक पल के लिए सोचा। हालांकि समझना एक बात है, झू चेन की खेती में सुधार की आश्चर्यजनक गति से उन्हें जो झटका लगा, वह कम नहीं हुआ। उसने गुप्त रूप से निर्णय लिया था कि अगली बार जब वह स्वर्ग सुधार मंडप में प्रवेश करेगा, तो वह निश्चित रूप से जाएगा और झू चेन से पूछेगा कि उसने कैसे खेती की। मुझे जानवरों का दूध खाना सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे ही शी हाओ सोच रहा था, अचानक आसमान से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। शी हाओ ने ऊपर देखा और देखा कि उड़ते पक्षियों पर सवार कृषकों का एक बड़ा समूह बुटियन मंडप के द्वार के बाहर आया था। नेता सुनहरे कवच पहने एक महिला थी, जिसकी आभा शक्तिशाली और परिपक्व थी। इस महिला का फिगर शानदार है। जहां ठीक होना चाहिए वहां ठीक, जहां बड़ा होना चाहिए वहां बड़ा। नहीं, वे अब केवल बड़े नहीं हैं, वे दो बर्फ से ढकी चोटियां हैं जो जमीन से छलांग लगाती हुई प्रतीत होती हैं, जो देखने में अद्भुत है। दूसरे पक्ष की उपस्थिति ने तुरंत उपस्थित सभी पुरुष कृषकों का ध्यान आकर्षित किया। क्या वह जुलू अकादमी की युद्ध देवी नहीं है? वह मेंडिंग हेवन पवेलियन में क्या कर रही है? मैं अभी उसे यह कहते हुए सुना कि मुझे जानवरों का दूध खाना पसंद है। क्या वह यहाँ जानवरों का दूध खरीदने के लिए आ सकती है? लेकिन ऐसा लगता है कि स्वर्ग सुधार मंडप जानवरों का दूध नहीं बेचता है। बेवकूफ, वह बच्चा वही है जिसे जानवरों का दूध खाना सबसे ज्यादा पसंद है। कौन है बच्चा? क्या तुम उस लड़के को जानते तक नहीं? वह एक क्रूर व्यक्ति है जिसने शून्य भगवान क्षेत्र में कई रिकॉर्ड तोड़े और यहाँ तक कि 4 प्रमुख परिवारों से लड़ने का साहस भी किया। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक भूमि में दोहरे शिष्य शी द्वारा छोड़े गए कई रिकॉर्ड उसके द्वारा तोड़ दिए गए थे। मुझे अब याद आया, ये वही था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी स्वर्ग सुधार मंडप में आया हो? यह शायद सच है, अन्यथा यह महिला युद्ध देवी यहाँ विशेष यात्रा क्यों करती?
मैंने सुना है कि उसने पिछली बार उस लड़के को शून्य भगवान क्षेत्र में झूलू अकादमी में आमंत्रित किया था, लेकिन वह लड़का उस समय उससे सहमत नहीं था। हे भगवान, क्या इस बार स्वर्ग सुधार मंडप द्वारा भर्ती किए गए छात्रों की गुणवत्ता वास्तव में इतनी ऊंची है? यह एक बात है कि उन्हें अभी अभी एक फायर किंगडम पवित्र पुत्र मिला है जिसकी साधना प्रतिभा ऊपरी क्षेत्र की पहली पीढ़ी के बराबर है, लेकिन अब उन्हें एक और बच्चा मिल गया है। यहाँ तक कि ऊपरी क्षेत्र की प्राचीन पवित्र भूमि भी संभवतः एक साथ इतने सारे उत्कृष्ट शिष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती थी। क्या वे ऐसा कर सकते थे? शून्य देव क्षेत्र की प्रारंभिक भूमि में शी-हाओ के उत्पात की कहानी पहले ही पूरे उजाड़ क्षेत्र में फैल चुकी थी। अब यह महिला युद्ध देवता विशेष रूप से यहाँ आई थी और सार्वजनिक रूप से उस नाम का आह्वान किया था जिसे बब्बा ने शून्य ईश्वर क्षेत्र में छोड़ दिया था। कई लोगों ने तुरंत उसकी यात्रा के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया। वे यहाँ शीर्ष छात्रों को छीनने के लिए आए हैं। झू चेन ने बुटियन पवेलियन के गेट के बाहर क्या हो रहा था, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर द्वारा पीछे के पहाड़ के आंतरिक हॉल में ले जाया गया था। यहीं पर मंडप के बुजुर्ग बैठकें करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य शिष्यों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि अत्यावश्यक परिस्थितियों में व्यक्ति को लचीला होना चाहिए। विशेष समय में कुछ चीजें अलग तरीके से की जा सकती हैं। झू चेन को यहाँ लाने के बाद स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर ने पूर्वज म्यूयान और अन्य लोगों के साथ स्वर्ग सुधार मंडप के भीतर उसकी पहचान पर चर्चा की। अग्नि सम्राट के साथ उनके पिछले समझौते के अनुसार झू चेन और होलिंगर को स्वर्ग सुधार मंडप में प्रवेश करने के बाद मुख्य शिष्य बनना था। हालांकि झू चेन की वर्तमान स्थिति विशेष है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिलालेख क्षेत्र के कृषकों को निचले क्षेत्रों के प्रमुख संप्रदायों में बुजुर्ग माना जाता है। उनके बुटियन मंडप के बुजुर्ग जियोनफी केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में हैं। उसे शिष्य बनाकर प्रशिक्षित करना अनुचित होगा। बहुत चर्चा के बाद बुटियन मंडप के मंडप मास्टर ने एक निर्णय लिया जो संप्रदाय की स्थापना के बाद से कभी नहीं हुआ था। वह है झू चेन को सीधे कैबिनेट में लाना और उन्हें एक असाधारण विदेशी मामलों का बुजुर्ग बनाना। अध्याय 85। समूह के साथी सदस्यों के कर्म बंधनों को तोड़ना एक कर्तव्य है जिसे समूह नेता को स्वाभाविक रूप से पूरा करना चाहिए। युवा मित्र झू चेन, हमने अभी इस मामले पर चर्चा की है। आपके वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए आपके लिए हमारे मंडप का शिष्य बनना अनुचित होगा। इसलिए हमने आपको हमारे स्वर्ग सुधार मंडप के बाहरी मामलों के बुजुर्ग के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। आप क्या सोचते हैं? बुटियन पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने झू चेन को उनकी चर्चा के नतीजे सच सच बताए। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने बुजुर्ग बनने के कुछ फायदों का भी जिक्र किया। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति संप्रदाय के धर्मग्रंथ मंडप में किसी भी साधना तकनीक को चुन सकता है। साथ ही संप्रदाय के भीतर संसाधन सब्सिडी और विशेष गुफा आवास भी प्राप्त कर सकता है। बुटियन पवेलियन के पवेलियन मास्टर के फैसले से झू चेन कुछ हद तक हैरान थे। यह उच्च रहस्य की दुनिया है जहां मजबूत कमजोरों का शिकार करते हैं और सब कुछ ताकत पर आधारित है। संप्रदाय गुरु, बुजुर्गों, अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया खुलकर बोलें। मुझे इधर उधर घूमना पसंद नहीं है। झू चेन की नजर स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर और अन्य पर पड़ी। उन्होंने इन लोगों के प्रमोशन ऑफर को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उससे पहले उन्हें ये पता लगाना था कि क्या हो रहा है। ये पता चला कि उनके स्वर्ग सुधार मंडप की पवित्र आत्मा बेल का जीवन काल समाप्त हो रहा था। पता चला कि 100 ब्रोकन माउंटेन में एक अमर झरना है, इसलिए उन्होंने अमर झरने को खोजने के लिए 100 ब्रोकन माउंटेन पर जाने के लिए असाधारण ताकत वाले एक युवा शिष्य को खोजने की तैयारी की। इन संप्रदाय के बुजुर्गों ने बहुत देर तक मंडप के भीतर खोजबीन की, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। यदि तब तक उन्हें कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाता है, तो उनके पास किसी भी युवा शिष्य के साथ अपनी किस्मत आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार बलि आत्मा बेल की मृत्यु के साथ स्वर्ग सुधार मंडप अपनी सुरक्षा खो देगा और इसका अंतिम भाग्य संप्रदाय का विनाश और उसके लोगों की मृत्यु होगी। एक प्रवासी के रूप में झू चेन स्वाभाविक रूप से स्वर्ग सुधार मंडप की पुरानी दिव्य बेल के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज म्यूयान और अन्य लोग उन्हें ये कार्य सौंपेंगे। यदि वह युवाओं के फव्वारे को पुनः प्राप्त करने जाता है, तो शी-हाओ क्या करने जा रहा है? युवा मित्र, निश्चिंत रहें, हमें केवल युवाओं के फव्वारे की आवश्यकता है। हम 100 टूटे हुए पहाड़ों में आपके द्वारा प्राप्त कुछ और नहीं चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे स्वर्ग सुधार मंडप का बुजुर्ग बनना संप्रदाय के लिए प्रतिबंधित होगा,
तो आप अतिथि बुजुर्ग भी बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? ये देखकर कि झू चेन ने लंबे समय तक उत्तर नहीं दिया, बुटियन मंडप के मंडप मास्टर ने अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया। इसके अलावा, यदि वह कुनपेन की हड्डी का टुकड़ा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस बलि आत्मा बेल पर भरोसा करना होगा। स्वर्ग सुधार। मंडप के मंडप मास्टर को विदाई देने के बाद झू चेन पूर्वज मुयान के पीछे साफ पानी और हरे भरे पहाड़ों वाले एक सुंदर प्रांगण में गए। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बुटियन मंडप के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक केंद्रित है। प्रांगण में न केवल 2 मंजिला मंडप है, बल्कि बाहर एक बड़ा औषधीय मैदान भी है, जहाँ कुछ सामान्य औषधीय जड़ी बूटियां लगाई गई हैं। अब से यह आपकी गुफा में रहने का स्थान होगा। मैं जड़ी बूटियों के क्षेत्र की देखभाल में आपकी मदद करने के लिए बाद में एक शिष्य को यहाँ भेजूंगा। जब तक 100 ब्रोकन माउंटेन खुल नहीं जाते, आप यहाँ शांति से खेती कर सकते हैं। झू चेन ने औषधीय जड़ी बूटियों के खेत पर नजर डाली और अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी सोल नरिशिंग वुड की कुछ जड़ें हैं। हान ली, साथ ही दाववादी झू का मुझसे क्या लेना देना है? झू चेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर बताया कि कैसे उसने वॉर्ड हेवन पैलेस के आंतरिक हॉल से आत्मा पौष्टिक लकड़ी और 10,000 साल पुराना स्पिरिट मिल्क लिया था। 10,000 वर्षीय स्पिरिट मिल्क के प्रभावों के बारे में सुनने के बाद जियो यान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हान ली, तो यह आप ही थे, भाई झू, जिन्होंने भीतरी हॉल की दूसरी मंजिल से सामान लिया। मैंने शुरू में सोचा था कि उपन्यास की जानकारी वास्तविक वॉर्ड हेवन पैलेस से कुछ भिन्न है। पिछली बार जब वह वॉर्ड हेवन पैलेस गया था, तो उसने न केवल हानली के कुछ संसाधन ले लिए, बल्कि हानली के 2 विश्वासपात्रों के साथ भी सोया। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, वह आगे बढ़ने और अपने साथी समूह के सदस्यों की खुशी के लिए मौन योगदान देने को तैयार हैं। आखिरकार, समूह के नेता के रूप में, वह निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में अधिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। अध्याय 86 आकाश बमबारी गिरोह। हान ली, साथ ही दाववादी झू, कृपया बुरा न माने। पिछली बार, सभी की मदद की बदौलत, मैं वॉर्ड हेवन पैलेस में बहुत कुछ हासिल कर पाया था। इसके अलावा, साथी दाववादी झू, क्या आपने पहले से ही आत्मा पौष्टिक लकड़ी और 10,000 वर्षीय आध्यात्मिक दूत की जड़ों को साझा नहीं किया है? इन जड़ों के साथ, मैं अधिक आत्मा पौष्टिक लकड़ी की खेती कर सकता हूँ। फिर, हम सब हिस्सा ले सकते हैं और धीरे धीरे अपनी आत्माओं का पोषण कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। वॉर्ड हेवन पैलेस की इस यात्रा के सबसे बड़े विजेता के रूप में, हान ली ने स्वाभाविक रूप से अपने संसाधनों को लेने के लिए झू चेन को दोषी नहीं ठहराया। हालांकि 10,000 साल का स्पिरिट मिल्क और आत्मा पौष्टिक लकड़ी अच्छी है, लेकिन पिछली बार वॉर्ड हेवन पैलेस में उसने जो हासिल किया था, उसकी तुलना में वे कुछ भी नहीं है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने न केवल 19 सोल कल्टीवेटर्स और लगभग 100 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के भंडारण बैग को वॉर्ड हेवन पैलेस से ले लिया, बल्कि आयरन फायर एंट, वॉर्ड हेवन कॉल्ड्रॉन, एज्योर आइस फ्लेम और वुल्फ हेड रूई जैसे कई खजाने भी प्राप्त किए, जिससे उन्होंने भाग्य बनाया। जियो यान, भाई झू, यदि आप इन आत्मा पौष्टिक लकड़ी की जड़ों की खेती करने का प्रबंधन करते हैं, तो क्या आप मुझे 2 दे सकते हैं? मैं अपने शिक्षक के लिए भी एक लेना चाहूंगा। एक कीमियागर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मशक्ति। यदि आत्मा पौष्टिक लकड़ी वास्तव में आत्मा को पोषण देने का प्रभाव है, ये निश्चित रूप से पुराने कीमियागर को भी लाभ पहुंचाएगा। वह अपने शिक्षक को देने के लिए समूह से एक और चीज मांगना चाहता है। झू चेन, कोई समस्या नहीं। बुजुर्ग याओ ने हाल ही में सभी के लिए गोलियां परिष्कृत करने में कड़ी मेहनत की है, वह इसके हकदार हैं। साथ ही दाववादी हान, आप क्या सोचते हैं? झू चेन ने जियोयान की पितृभक्ति से इनकार नहीं किया, लेकिन चूंकि हान ली ही वह व्यक्ति था जिसने आत्मा पौष्टिक लकड़ी की खेती की थी, इसलिए उसे दूसरे पक्ष की राय लेने की भी जरूरत थी। जियोयान, मैं हमेशा अपने दिल में भाइयों को याद रखूंगा। मैं अपने प्रति सभी की दयालुता को हमेशा याद रखूंगा और भविष्य में उनका बदला चुकाऊंगा। जब जियोयान ने देखा कि झू चेन और अन्य लोग उसके प्रति कितने दयालु थे, तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए और उसने चाहा कि वह याओ लाओ को ओवरटाइम काम करने और अधिक गोलियां बनाने के लिए कह सके। जियोयान और अन्य लोगों को समूह में इतने उत्साह से बातें करते देखकर, लिनडोंग, जिसने अभी अभी अपनी खेती पूरी की थी, भी इसमें शामिल हो गया। समूह में लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वह सभी के साथ भाई बन जाएं। शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनना बिल्कुल वही है जो वह चाहता था। हान ली, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, यह मामला अंततः सफल होगा या नहीं ये झू चेन के निर्णय पर निर्भर करता है। आखिरकार,
वह इस चेक ग्रुप का ग्रुप एडमिन है। भाईचारे की कसम रिश्तों को मजबूत कर सकती है और सभी के लिए फायदेमंद है। हालांकि शर्त यह है कि टैंग सेन जैसे कोई और व्यक्ति समूह में दिखाई नहीं दे सकते, अन्यथा एक खराब सेब पूरे गुच्छा को खराब कर देगा। जैसे ही झू चेन विचार कर रहा था, कियान रेनेक्सियो ने समूह में एक संदेश भेजा। उसने झू चेन और अन्य लोगों को शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनने के बारे में बात करते देखा और बहुत दिलचस्पी लेने लगी। ये देखकर कि समूह का नेता जिसने सनसेट फॉरेस्ट में तांग हाओ को तुरंत मार डाला था, इतना स्वीकार्य था, कियान रेनेक्सियो मदद नहीं कर सका लेकिन खुश महसूस कर रहा था। लिन डोंग, शपथ ग्रहण करने वाले भाइयों के भी नाम हो सकते हैं, जैसे लिन फैमिली बैंड। आप उस नाम के बारे में क्या सोचते हैं? कितना प्रभावशाली? लिन डोंग, यदि आपको लिन फैमिली टीम पसंद नहीं है, तो आप इसे जियो फैमिली टीम कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिन फैमिली ट्रूप, जियो फैमिली ट्रूप, क्या ये ऐसे नाम हैं जो एक सभ्य व्यक्ति के पास आएंगे? ये बहुत भयानक है। यदि वे अगली बार सहायता प्रदान करने के लिए दूसरी दुनिया में जाते समय ऐसे नाम का उपयोग करते हैं, तो क्या उन्हें तुरंत मौत की सजा नहीं दी जाएगी? लिन डोंग, भाई जियो, यदि आपके पास कोई बेहतर विचार है, तो बेझिझक उन्हें साझा करें ताकि हम सभी उन पर विचार कर सकें। उनकी नज़र में एक शानदार नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरों को डराने और बिना किसी लड़ाई के उन्हें वश में करने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा, यदि भविष्य में नए लोग जुड़ते हैं और उनका आचरण संतोषजनक है, तो उन्हें इस बड़े परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। जियो यान, मेरी राय में, चूंकि हम एक चैट ग्रुप के माध्यम से मिले थे जो अनगिनत दुनियाओं तक फैला हुआ है, तो द स्काई बॉम्बिंग गैंग के बारे में क्या ख्याल है अगर आपको इसके लिए एक नाम के साथ आना पड़े? अध्याय 87 वांग लिन का दुर्भाग्य। स्काई बॉम्बिंग गैंग, ये नाम सुनकर झू चेन को लगभग संदेह हो गया कि जियो यान पहले से ही ज़ूक्यू के वश में था। अन्यथा वे इतना हास्यास्पद नाम क्यों लेकर आते? लिन डोंग, द स्काई बॉम्बिंग गैंग, यह अच्छा नाम है। आसमान पर बम गिराने का साहस भी, कितना दबंग। हान ली, मुझे लगता है कि यह नाम कुछ ज्यादा ही भड़कीला है। जियो यान, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं। इसके बारे में सोचो, हम कृषक पहले से ही स्वर्ग की अवहेलना कर रहे हैं। यदि हमने स्वर्ग का अपमान किया है, तो क्या हम उन्हें उड़ाने का साहस नहीं करेंगे? बेशक, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि डिफाइंग द हेवंस गैंग नाम भी काफी अच्छा है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। जियो यान ने बहुत ही उचित स्पष्टीकरण दिया। इससे लिन डोंग, जो पहले से ही उनके विचार का समर्थन कर रहे थे, नाम के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गए। यदि समूह में किसी का सामना किसी मजबूत दुश्मन से होता है, तो वे एक क्रॉस डायमेंशनल पोर्टल खोल सकते हैं और एक ही बार में सभी पर धावा बोल सकते हैं। क्या इससे दूसरा पक्ष विस्फोट का कारण नहीं बनेगा? हान ली, स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। यह एक अच्छा कारण है। उस स्थिति में आइए वह शीर्षक चुने। उसके लिए उपाधियां वगैरह महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात मायने रखती है वह ये है कि उसके पास फिर से करीबी भाइयों का एक समूह हो सकता है। जियो यान, वैसे भाई वांग लिन कहाँ हैं? आप हमारे समूह में एक महान व्यक्ति हैं। जब हम शपथ लेने वाले भाई बन जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से आना होगा। मैंने पहले ही आपके लिए एक सीट बचा ली है। लिन डोंग, भाई जियो, आपने भाई वांग के लिए सीट क्यों बचाई? जब हम शपथ लेने वाले भाई बन जाते हैं तो क्या हमें एक साथ बैठने और शराब पीने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत है? जियो यान, बेवकूफ, मैं वरिष्ठता के बारे में बात कर रहा था जब हम शपथ लेने वाले भाई बन गए। आजकल सगे भाइयों में भी एक पदानुक्रम होता है, इसलिए निस्संदेह शपथ ग्रहण करने वाले भाइयों को भी इसकी आवश्यकता होती है। नहीं तो भविष्य में हमारी बात कौन सुनेगा? लिन डोंग, क्यों? भाई वांग इतने शक्तिशाली हैं, क्या उन्हें नेता नहीं बनना चाहिए? जियो यान, वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भाई झू समूह के नेता हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें बॉस होना चाहिए। इसके अलावा भाई झू की ताकत भाई वांग लिन से कमजोर नहीं हो सकती है। मत भूलिए, पिछली बार वॉर्ड हेवन पैलेस में वह एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर को आसानी से हरा सकता था। इसके अलावा दूसरा पक्ष समूह स्वामी के रूप में संपूर्ण चैट समूह की अनुमतियों को नियंत्रित करता है। लिन डोंग, भाई जियो, सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े के पद तय हो गए हैं, तो तीसरे और चौथे सबसे बड़े के पद के बारे में क्या? जियो यान, मुझे तीसरा भाई बनने दो। देखो, मैं सबके लिए गोलियां बनाने में कितनी मेहनत करता हूं और मैंने समूह में कितना योगदान दिया है। आप लोग मुझे थर्ड ब्रदर कह रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना?
लिन डोंग कुछ हद तक क्रोधित थे। समूह में सभी ने योगदान दिया था, तो वह तीसरे भाई के पद पर बैठने वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो सका? लिन डोंग, यह उचित नहीं है। आपका शिक्षक आप पर कब्जा कर सकता है। लिन डोंग तुरंत घबरा गया। पिछली बार जियोयान ने नेसेंट सोल कल्टीवेटर को हराने के लिए अपने शिक्षक के कब्जे पर भरोसा किया था। यहाँ तक कि अगर उसने अपनी पूरी कोशिश की तो भी उसे केवल वर्मिलियन बर्ट्रेजर तकनीक फ्लोइंग लाइट पर भरोसा करके एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर द्वारा कुचला और बिखेरा जा सका। क्या बदमाशी है जियोयान! हा 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 टिल्डर। भाई लिन डोंग, भूत के वश में होना भी एक तरह की ताकत है। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो आप अपने मिंक लॉर्ड को भी अपने पास रख सकते हैं। लिन डोंग जियोयान से इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। जवाब देना नहीं जानता था, वह ग्रुप में केवल गुस्से वाला इमोजी ही भेज सका। अधिसूचना, समूह के एक सदस्य वांग लिन ने आपको एक क्रॉस डोमेन अनुरोध भेजा है। क्या आप सहमत हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने निर्णायक रूप से सहमत का चयन किया। वह चैट समूह का मालिक है और वह अन्य लोगों की सहमति के बिना उनकी दुनिया में जबरन सीमाएं लंघ सकता है। यदि कोई किसी दूसरे व्यक्ति की दुनिया में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे पहले उस व्यक्ति की अनुमति लेनी होगी। वांग लिन आधे महीने से अधिक समय से समूह में चुप थे, लेकिन इस बार उन्होंने अचानक एक क्रॉसवर्ड अनुरोध भेजा। उसे अवश्य ही किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा होगा और वह किसी और की दुनिया में शरण लेना चाहता होगा। लगभग तुरंत ही झू चेन ने अंतरायामी मार्ग खोला। खून से लथपथ एक लाल बालों वाला आदमी शून्य तरंगों से बाहर फेंक दिया गया। चैट समूह में जियोयान और अन्य, जो मूल रूप से शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनने के मामले पर चर्चा कर रहे थे, अचानक उग्र हो गए। जियोयान, बकवास, मुझे अभी भाई वांग लिन से एक क्रॉस रियल अनुरोध प्राप्त हुआ। झू चेन ने जियोयान और अन्य लोगों की टिप्पणियों पर नजर डाली और तुरंत सब कुछ समझ गया। तथ्य यह है कि यह एक अंतिम चरण के नेसेंट सोल कल्टीवेटर को इस तरह की अव्यवस्था में डाल सकता है और उसे इस तरह के अव्यवस्थित तरीके से लोगों में भागने के लिए मजबूर कर सकता है। ये दर्शाता है कि वांग लिन की वर्तमान स्थिति कितनी परेशानी भरी है। इस समय वांग लिन मृत्यु के कगार पर था। न केवल उसकी खेती को सील कर दिया गया, बल्कि उसकी छाती में एक कटोरे के आकार का छेद भी कर दिया गया। उसका प्राचीन देव शरीर लगभग टूट चुका था और वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि वह बोल भी नहीं सकता था। झू चेन को एहसास हुआ कि वांग लिन की हालत खराब हो रही है, इसलिए उसने तुरंत चैट ग्रुप खोला और दूसरों को मदद के लिए एक संदेश भेजा। झू चेन, सब लोग, भाई वांग लिन अब मेरे साथ हैं, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी खेती सील कर दी गई है। क्या किसी के पास उसे ठीक करने के लिए कोई पवित्र दवा या उसकी खेती को बहाल करने के लिए कोई चीज है? मैं ऑनलाइन पूछ रहा हूँ, यह अत्यावश्यक है। हालांकि कुछ जानवरों के खून के अलावा उसके पास केवल शरीर को परिष्कृत करने वाली गोलियां थीं जिन्हें जियोयान ने पहले उसे परिष्कृत करने में मदद की थी। ये चीजें वांग लिन को खतरे से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं थीं। अध्याय 88 जियोयान अपने भाइयों को लूटता और धमकाता है। जब झू चेन का संदेश चैट ग्रुप में आया तो बाकी सभी लोग दंग रह गए। पिछली बार वॉर्ड हेवन पैलेस में प्रतिद्वंद्वी ने अपनी ताकत से पूरे दृश्य को दबा दिया। उन नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को इतनी बुरी तरह से मार डाला कि उन्हें आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष इस बार इतनी बुरी तरह घायल होगा। वे आश्चर्यचकित थे। जीवन बचाना प्राथमिकता थी, इसलिए लिन डोंग और अन्य लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी सर्वोत्तम उपचार औषधियां निकाली। हान ली, मेरे पास कुछ किंगलिंग पाउडर और यांगजिन गोलियां हैं। पहला विषण के लिए है और दूसरा चोटों को ठीक करने के लिए एक चमत्कारी दवा है। उन्हें सीनियर वांग लिन की चोटों के लिए कुछ काम आना चाहिए। कियान रेनिक्स्यू, मेरे पास हेवन डू एम्पायर के शाही परिवार से कुछ उपचार औषधियां और स्पिरिट हॉल से विशेष औषधियां भी हैं। समूह नेता, आप पहले उन्हें आजमा सकते हैं। लिन डोंग, मेरे पास अभी भी कुछ गोलियां हैं जो भाई जियो ने मुझे पिछली बार दी थी, आप उन सभी को ले सकते हैं। ग्रुप में संदेश भेजते समय सभी ने अपने पास मौजूद सारी गोलियां भी झू चेन को भेज दी। दवा प्राप्त करने के बाद झू चेन ने कोई संकोच नहीं किया। उसने वांग लिन का मुंह खोला और सारी गोलियां अंदर भर दी। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया और गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए अपनी जादुई शक्ति को वांग लिन के शरीर में प्रवाहित किया। उसे उम्मीद थी कि पुराना औषधालय हड्डी बढ़ाने वाली और खून पिघलाने वाली गोली निकाल सकता है जिसे उसने पहले परिष्कृत किया था और वांग लिन को उपयोग करने के लिए दे सकता था। वैसे भी
हानली को अब एक धन्य भूमि मिल गई है जहां वह अमर जड़ी बूटियां और बहुमूल्य औषधियां उगा सकता है। वे जल्द ही हड्डी बढ़ाने वाली और खून पिघलाने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां जुटा सकेंगे। ठीक है, चूंकि मुझे अभी तक कोई उपयुक्त शरीर नहीं मिला है, आप चाहें तो गोली ले सकते हैं। याओ लाओ भी एक आभारी व्यक्ति थे। जियोयान ने पहले उसे कई साधना तकनीकें दी थी जो समूह से आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकती थी। इसलिए अब जब जियोयान के समूह के सदस्यों को गोलियों की आवश्यकता थी, तो वह स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। हालांकि एक मास्टर कीमियागर के रूप में उन्हें लगा कि वांग लिन की मौजूदा चोटों का इलाज अकेले हड्डी बढ़ाने और रक्त पिघलाने वाली गोली से नहीं किया जा सकता है। हड्डी पुनर्जीवित और रक्त पिघलने वाली गोली मृतकों को वापस जीवन में ला सकती है और मांस और हड्डियों को ठीक कर सकती है, जिससे वांग लिन को अपनी चोटों को ठीक करने में मदद मिलेगी। ब्रेकिंग कैलामिटी पिल और रिस्टोरिंग स्पिरिट पर्पल पिल दोनों ही साधना को बहाल करने के लिए शीर्ष श्रेणी की गोलियां हैं। यदि तीनों प्रकार की गोलियों का एक साथ उपयोग किया जाए, तो वांग लिन की चोटें निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी और उनकी खेती पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। याओ लाओ की सलाह सुनने के बाद जियोयान ने तुरंत ब्रेकिंग कैलामिटी पिल और रिस्टोरिंग स्पिरिट पर्पल पिल को परिष्कृत करने का फैसला किया। वैसे भी उन्होंने हाई बोडोन के लिए ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करना अभी अभी पूरा किया था और उनके पास पहले से ही पिल फॉर्मूला था। यदि समय मिले तो वे तुरंत जाकर उन औषधीय जड़ी बूटियों को खरीद सकते हैं। जहां तक कायाकल्प करने वाली पर्पल गोली की बात है, ये केवल 5वीं श्रेणी की गोली है और औषधीय सामग्री ढूंढना मुश्किल नहीं है। उन्होंने सबसे पहले झू चेन को हड्डियां बढ़ाने वाली और खून पिघलाने वाली गोली भेजी और फिर तुरंत हाई बोडोन को, जिसने हाल ही में अपनी डहुआन खेती को पुनः प्राप्त किया था, निकटतम शहर में ले गए। इस दिन जियोयान और हाई बोडोंग ने टैगोर रेगिस्तान के पास के सभी शहरों की यात्रा की और कीमियागर संघों और फार्मेसियों में सभी औषधीय जड़ी बूटियों की खोज की। जब तक वह कायाकल्प करने वाली पर्पल गोली और आपदा ब्रेकिंग गोली को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी को देखता है, जियोयान उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद लेगा, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे, तो वह उसे दूसरे अमृत से बदल देता था। यदि दूसरा पक्ष विनिमय नहीं करता है, तो वह इसे छीन लेगा। यदि दवा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान उनका सामना कुछ दुर्जय विरोधियों से होता है, तो हाई बोडोन को भेजा जाना चाहिए यदि वह उन्हें हराने में सक्षम है। यदि हाई बोडोन का उससे कोई मुकाबला नहीं है, तो भी उसे याओ लाओ की मदद प्राप्त है। याओ लाओ ने अब महान विकास तकनीक की खेती की है और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी आध्यात्मिक दवाओं का सेवन किया है जो हान ली ने उन्हें कीमिया प्रक्रिया के दौरान अपनी आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए दी थी। उसकी आत्मिक शक्ति अब लगभग अपने चरम पर पहुंच गई है और जियोयान में शामिल होने के बाद उसकी ताकत डूजून पावरहाउस की प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। टैगोर रेगिस्तान में, जहां एक डुहुआन भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब जियोयान उस शाम मानचित्र की दुकान पर लौटा, तो उसने ब्रेकिंग कैलामिटी पिल के एक सेट और रिस्टोरिंग स्पिरिट पर्पल पिल के 2 सेट के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री एकत्र कर ली थी। हालांकि उनमें से कुछ वैकल्पिक दवाएं हैं, लेकिन उनके प्रभाव समान हैं। मेडिसिन मास्टर की आत्मा की वर्तमान शक्ति के साथ, वह स्थानापन्न दवा का उपयोग करके भी इन दोनों गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। आखिरकार, हड्डी बढ़ाने वाली और खून पिघलाने वाली गोली, जिसे उन्होंने पहले परिष्कृत किया था, ज्यादातर स्थानापन्न दवाओं के साथ बनाई गई थी और प्रभाव बिल्कुल वैसा ही था। देख रहे जियोयान और उसके शिष्य काम में व्यस्त थे। हाई बोडोन को ऐसा लगा जैसे वह एक समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ गया हो। जब इस विलक्षण गुरु और शिष्य ने उसे पहले पाया, तो उन्होंने तुरंत उससे शुद्ध लोट्स दानव ज्वाला मानचित्र का टुकड़ा मांगा और फिर उन्होंने बर्फ सम्राट के रूप में उसकी पहचान भी बताई। वह मूल रूप से 2 लोगों से पूछताछ करना चाहता था कि उन्हें ये जानकारी कैसे पता चली, लेकिन उनमें से एक अचानक ग्रैंड मास्टर से डूजोंग पावरहाउस में बदल गया। परिस्थितियों से मजबूर होकर उसके पास अधूरे नक्शे को आज्ञाकारी रूप से सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मास्टर और प्रशिक्षु ने उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। अधूरा नक्शा सौंपने के बाद उन्होंने तुरंत उसके लिए एक ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करने के लिए अपनी अजीब आग का इस्तेमाल किया, जिससे उसे 2 सितारा डुहुआन की खेती के स्तर पर वापस आने में मदद मिली। सच कहूं तो वह उन दोनों का बहुत आभारी था। इसलिए जब दूसरा व्यक्ति बाहर आया और उससे दवा खरीदने में मदद करने के लिए कहा, तो वह बिना सोचे समझे सहमत हो गया। लेकिन दवा खरीदने के दौरान दूसरा पक्ष डकैती डालेगा, ये किसने सोचा था?
उन्होंने न केवल टैगोर रेगिस्तान के आसपास की सभी हर्बल दवा की दुकानों को लूट लिया, बल्कि कीमियागर संघों का भी दौरा किया। सौभाग्य से उस समय उन्होंने मास्क पहन रखा था, अन्यथा अगर गामा साम्राज्य के लोगों को पता चला कि वह बर्फ सम्राट है बोडोन टैगोर रेगिस्तान में डकैती और लूटपाट कर रहा था, तो ये भयानक होगा। क्या मित्तल परिवार को अब भी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है? क्या आप अब भी नीलामी आयोजित करना चाहते हैं? पूरी रात खामोश। अगली सुबह बूढ़े डॉक्टर ने अंततः आपदा ब्रेकिंग गोली और 2 आत्मा पुनर्स्थापना बैंगनी गोलियों को परिष्कृत किया। इस बार पुराने मास्टर ने दवा को परिष्कृत करने के लिए सीधे जियोयान के शरीर पर कब्जा कर लिया। न केवल उसके शरीर से एजोर लोड्स अर्थ कोर फ्लेम उधार लिया, बल्कि एजोर आइस फ्लेम भी लिया। ब्रेक थ्रू पिल 3 अलग अलग प्रकार की अलग अलग लपटों से परिष्कृत ऐसे प्रभाव रखती है जो 7वीं कक्षा की गोली के प्रतिद्वंद्वी हैं। वे 2 कायाकल्प करने वाली बैंगनी गोलियां भी टूट गईं और छठी रैंक के शिखर पर पहुंच गईं। जियोयान ने हाई बोडोन को दूसरे दिन लूट में मदद करने के लिए भुगतान के रूप में कायाकल्प करने वाली बैंगनी गोलियों में से एक दी और अन्य 2 को सीधे झूचेन को भेज दिया। कायाकल्प करने वाली पर्पल गोली प्राप्त करने के बाद हाई बोडोन स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कल जब जियोयान उसे लोगों को लूटने के लिए ले गया, तो उसने शिकायत की कि दूसरे पक्ष ने उसे लगभग आग के कुंड में डाल दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिट रिस्टोरेशन पर्पल पिल को बेहतर बनाने में मेरी मदद करने के लिए यह बच्चा डकैती करेगा। ये दयालुता सचमुच बहुत बड़ी है। जियोयान, मैं हाई बोडोन ने तुम्हारा दोस्त बनने का फैसला किया है। अगर तुम्हें भविष्य में कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े, तो बस मित्तिल परिवार के पास आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए आग और पानी से गुजरूंगा। स्पिरिट रिस्टोरेशन पर्पल पिल स्वीकार करने के बाद हाई बोडोंग ने तुरंत जियोयान से एक वादा किया। एंजल निवेशकों को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। जियोयान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, सही समय है। मैं जल्द ही जियानान अकादमी को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, ताकि आप मेरे साथ आ सकें और अंगरक्षक या कुछ और के रूप में मेरे साथ रह सकें। हाई बोडोंग आश्चर्यचकित रह गया। आपने क्या कहा? आप चाहते हैं कि मैं एक डुहुआन पावरहाउस आपका अंगरक्षक बनूं? अध्याय 89 जबरन कारण और प्रभाव को उल्टना। मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग में नहीं। एक आदर्श दुनिया। झू चेन और समूह के सदस्यों के एक समूह की मदद से वांग लिन, जो मूल रूप से गंभीर रूप से घायल थे और मृत्यु के कगार पर थे, को अंततः बचा लिया गया। हालांकि उनकी खेती का स्तर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जियोयान द्वारा दी गई टॉप ग्रेड ब्रेक थ्रू पिल और रेस्टोरेशन पर्पल पिल की मदद से भी वह केवल नेसेंट सोल क्षेत्र के मध्य चरण तक ही उबर पाया। भाई वांग लिन, आखिरकार आप जाग गए। झू चेन ने देखा कि वांग लिन की पलकें थोड़ी हिल गईं और उसने तुरंत उसे बुलाया। ये देखकर कि झू चेन इस समय अपनी जादुई शक्ति उसमें प्रवाहित कर रहा था, वह अपने चेहरे पर कृतज्ञता का संकेत दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। कल मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, साथी दाऊवादी झू। झू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जियोयान को धन्यवाद देना चाहिए। ये सब उसके द्वारा भेजी गई गोलियों का धन्यवाद है कि आप इतनी जल्दी जाग पाए। वांग लिन पहले ही जाग चुका था और अब उसके लिए अपनी जादुई शक्ति को जारी रखना किसी काम का नहीं था। यदि दूसरा पक्ष ठीक होना जारी रखना चाहता है, तो वे केवल स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि इसकी तुलना में वांग लिन अपनी खेती को कैसे पुनः प्राप्त करेंगे? झू चेन वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि उसकी यह हालत क्यों हुई। झू चेन एक सीधा सादा व्यक्ति था जिसे इधर उधर घूमना पसंद नहीं था। ये देखकर कि वांग लिन खतरे से बाहर हैं, उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी ली। ये सब मेरी गलती है। मैं त्वरित सफलता और तत्काल लाभ के लिए बहुत उत्सुक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सोल रिफाइनिंग संप्रदाय और पलायन के पूर्वज को नुकसान पहुंचाऊंगा। वांग लिन ने अपने भंडारण बैग से कई शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाले और फिर झू चेन को अपने पिछले अनुभव बताते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये पता चला है कि पिछली बार वांग लिन की खेती नेसेंट सोल स्टेज की महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद वह सोल रिफाइनिंग संप्रदाय में चले गए क्योंकि वह नेसेंट सोल स्टेज में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। एक है नेसेंट सोल स्टेज को तोड़ना और दूसरा है 10 बिलियन सोल बैनर के लिए। वह जानता था कि उसकी स्वप्न परिवर्तन तकनीक ने 1000 साल पहले ही 2 पूर्वजों नियांतियान और दंतियान के साथ एक कार्मिक संबंध बना लिया था। यदि वह शर्त जीत जाता है, तो वह अपने नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेशन के साथ होंगली को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे सकता है। उस समय
चाहे वह ली युवानफेक और विशाल दानव पूर्वज की घात हो या झुक्वेजी की योजना, वे सभी अपने आप ही बिखर जाएंगे। क्योंकि जब तक वह नवजात आत्मा चरण में प्रवेश करता है, सीटूनान, जो स्वर्गीय विद्रोह मोती के अंदर सो रहा है, जागने में सक्षम होगा। कौन जानता है, यदि स्वर्गीय दूत कुछ वर्षों में आता है, तो वह जबरन परिणाम बदलने और समय से पहले वानर को बचाने में सक्षम हो सकता है। पूर्वज न्यानतियान और पूर्वज दंतियान व्यक्तिगत रूप से उन्हें लेने के लिए सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के द्वार पर आए और एक एक करके उनके अनुरोधों को पूरा किया। उन्होंने न केवल उसे वह अमर जेड प्रदान किया जिसकी उसे नैसेंट सोल चरण में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता थी, उन्होंने उसे 1 अरब सोल बैनर देने की भी योजना बनाई। बदले में उन्होंने पूर्वज न्यानतियान और पूर्वज दंतियान से वादा किया कि जब तक वह अपने कौशल में महारत हासिल करेंगे, वह निश्चित रूप से सोल रिफाइनिंग संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही वह एकांत में अमर जेड को अवशोषित कर रहा था, एक झटके में नवजात आत्मा चरण में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। उन्हें चिंता थी कि वांग लिन सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के साथ मिलीभगत कर रहे हैं और उनकी योजनाओं को बर्बाद कर देंगे, इसलिए उन्होंने जबरन मांग की कि पूर्वज न्यानतियान और पूर्वज दंतियान वांगलिन को सौंप दें। पूर्वज न्यानतियान ने स्वाभाविक रूप से इनकार कर दिया। चून की वार्ता विफल हो गई, झुक्वेजी के पास सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के साथ युद्ध में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि आत्मा शोधन संप्रदाय मजबूत है, ये केवल 5वें स्तर का साधना संप्रदाय है और इसके साधकों का उच्चतम साधना स्तर केवल नवजात आत्मा चरण है। वर्मिलियन बर्ड किंगडम में कई कृषक हैं जो अपनी खेती के शिखर पर पहुंच गए हैं। सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के अनगिनत शिष्य मारे गए या घायल हो गए, और यहाँ तक कि एस्केप हेवन के पुराने पूर्वज भी गंभीर खतरे में थे। यदि झूचेन 1 सेकंड बाद होता, तो उसे उन नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स द्वारा मौके पर ही मार दिया जाता। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर कई नेसेंट सोल कल्टीवेटर से बच सकता है। उसकी किस्मत सचमुच असाधारण थी। उसकी मुठ्ठियां शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के चारों ओर कसकर बंधी हुई थी, थोड़ा कांपने लगी, और उसकी एक बार स्पष्ट आंखें तुरंत रक्तरंजित हो गईं। लेकिन अगर मैं वापस नहीं गया, तो सोल रिफाइनिंग संप्रदाय निश्चित रूप से आज मिटा दिया जाएगा और भागने का पूर्वज भी नष्ट हो जाएगा। वांग लिन इस समय बेहद उदास थे और उनके दिल में पछतावे की एक झलक भी बढ़ने लगी थी। क्या लूमो द्वारा व्यवस्थित स्क्रिप्ट से समझौता करना और उसका पालन करना बेहतर होगा, ठीक वैसे ही जैसे इस बार हुआ। अगर उसने जबरन कारण और प्रभाव को उलट नहीं दिया होता, तो कम से कम सोल रिफाइनिंग संप्रदाय आज नष्ट नहीं हुआ होता और एस्केप हेवन पूर्वज और न्यान हेवन पूर्वज की आज मृत्यु नहीं हुई होती। जैसे ही वांग लिन का उत्साह कम होने लगा, झूचेन की आवाज अचानक उसके कान में गूंजी। मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग में नहीं। आपको अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित करना चाहिए और दूसरों ने आपके लिए जो योजना बनाई है, उसे भाड़ में जाना चाहिए। मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग के हाथों में नहीं। वांग लिन ने अपना सिर नीचे कर लिया और बार बार बुदबुदाया कि झूचेन ने अभी क्या कहा था। एक पल के बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक उठी और उसने झूचेन की ओर देखा और पूछा, फिर मुझे बताओ, मुझे आगे क्या करना चाहिए। झूचेन ने शीर्ष ग्रेड पर नजर डाली। वांग लिन के हाथ में स्पिरिट स्टोन रखा और शांति से कहा, वास्तव में आपके दिल में पहले से ही इसका जवाब है, तो मुझसे दोबारा क्यों पूछें। अध्याय 90। वांग लिन, मुझे वापस जाना होगा। वांग लिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अपना सिर नीचे करके शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को देखा जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। जब वह झूचेन को अपने अनुभवों के बारे में बता रहा था, तो वह स्पिरिट स्टोन से आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित कर रहा था। इस समय जैसे जैसे शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की चमक धीरे धीरे कम होती गई, उसकी आंखों में भ्रम भी धीरे धीरे कम होता गया। जब वांग लिन ने फिर से अपना सिर उठाया, तो उसकी आंखों में भ्रम पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके बजाय वहां अविश्वसनीय रूप से दृढ़ आंखों की एक जोड़ी थी। जैसा कि झूचेन ने कहा, जागने के तुरंत बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक शीर्ष श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकालने का उनका कार्य वास्तव में एक विकल्प था। इसके अलावा यह उनके दिल की गहराइयों से निकला उनका सबसे सीधा विचार था, जिस पर किसी और विचार की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इस बार उसका सामना जिस शत्रु से है वह बहुत शक्तिशाली है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह स्थिति को मोड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। यही कारण है कि वह झिझक रहा था और अभी एक पल के लिए भ्रमित महसूस कर रहा था। लेकिन झूचेन के अनजाने सुझाव के बाद अंततः उसे अपने सच्चे स्व का सामना करने का साहस मिला। मैं अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करता हूँ।
आगे का रास्ता विशाल और अनिश्चित है, लेकिन आशा की किरण हमेशा रहेगी। जब तक वह जीवित है, अभी भी मौका है। उस क्षण वांग लिन को अचानक कुछ समझ में आया और उसका मन अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। इस पुनर्जन्म ने उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र की एक नई समझ हासिल करने और जीवन और मृत्यु के अर्थ को समझने की अनुमति दी। जीवन और मृत्यु के बारे में उनकी समझ एक बार फिर से उन्नत हो गई, और वे मृत्यु की ओर जीवित रहे, सीधे नवजात आत्मा के चरण में पहुंच गए। साथ ही मूल व्याख्या के सही अर्थ ने भी इस क्षण में उनकी मदद की, जिससे उन्हें कलात्मक अवधारणा के गहरे स्तर को छूने की अनुमति मिली। वह कारण और प्रभाव है। हर चीज का एक कारण और प्रभाव होता है। उसने पहले गतिरोध को तोड़ने के लिए कारण और प्रभाव को जबरन उलटने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वह अभी भी गतिरोध के भीतर था। ठीक उसी तरह जैसे सोल रिफाइनिंग संप्रदाय से उनका शीघ्र प्रस्थान यही कारण था। उसके कारण आत्मा शोधन संप्रदाय का सफाया हो गया। ये परिणाम है। कारण और प्रभाव स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रस्सी का कौन सा हिस्सा खींचा गया है। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के कारण पूरी रस्सी बदल जाएगी। प्रत्येक विचार और इरादा एक कारण है, और वर्तमान क्षण में प्रत्येक अनुभव एक परिणाम है। कल का कारण, आज का प्रभाव। आप आज जो करेंगे वही आपको कल मिलेगा। कारण और प्रभाव को छोड़कर सभी घटनाएं खोखली हैं। हर चीज का एक कारण होता है, और हर चीज का एक प्रभाव होता है। वांग लिन को लगा कि उन्होंने कारण और प्रभाव की अवधारणा की बाधा को छू लिया है, और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल एक ट्रिगर की आवश्यकता है। सभी द्वारा उसे दी गई गोलियों के लिए धन्यवाद, और शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों की आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रेरित होने के बाद उसकी साधना का स्तर अब नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। इस बार उन्हें स्वयं संपूर्ण सोल रिफाइनिंग संप्रदाय को बचाने की उम्मीद नहीं थी, उसे केवल झू क्वेजी को लुभाने की आशा थी। जब तक झू क्वेजी चले गए, एस्केप हेवन पूर्वज और 10 बिलियन सोल बैनर की खेती के साथ शायद सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के कुछ सदस्य वर्मिलियन बर्ड किंगडम की घेराबंदी से बच सकते थे। ये थोड़ा धोखा देने वाला कदम है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए चुका सकते हो क्योंकि तुम जीवित वापस आ गए। लेकिन क्या होगा अगर तुम वापस नहीं आए? क्या तब मुझे भारी नुकसान नहीं होगा? उन्होंने वांग लिन की ओर अटूट निगाहों से देखा और कहा, इसके अलावा इस बार तुम पर मुझसे ज्यादा एहसान है। क्या तुम्हें पता है कि कल जिस गोली ने तुम्हारी जान बचाई थी, वह कौन सी थी? नियांतियान पूर्वज और दुनतियान पूर्वज ने भी उस पर बहुत उपकार किया था, इसलिए वह केवल खड़े होकर रिफाइनिंग सोल संप्रदाय को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता था। यदि वह वापस नहीं जाता है, तो उसका दाव दिल निश्चित रूप से प्रभावित होगा, आंतरिक राक्षस बढ़ेंगे, और उसके लिए इस जीवन में कोई भी सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। हालांकि झू चेन अचानक इस पल पर हंसे, इसमें चिंता करने की क्या बात है? जब तक आप जीवित वापस आते हैं, क्या यह पर्याप्त नहीं है? ऐसा कहने के बाद उन्होंने जियान्नी की दुनिया के लिए आयामी पोर्टल खोलने की पहल की। चलो, अगर हमें देर हो गई, तो आपका सोल रिफाइनिंग संप्रदाय वास्तव में नष्ट हो सकता है। झू चेन ने टोक दिया वांग लिन सीधे। वैसे बेहतर होगा कि आप जियोयान और समूह चैट के अन्य लोगों को भी बताएं। वे लोग कल पूरे दिन समूह चैट में मुझसे आपके बारे में पूछ रहे थे। वे मुझे पागल कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बेहद गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। साथ ही दाववादी झू, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने जिस दुर्जय दुश्मन का सामना किया है वह वास्तव में है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पिछली बार कारण और प्रभाव को जबरन उलटने में विफल रहा हो, और उसका दाव दिल झू क्वेजी द्वारा चकनाचूर कर दिया गया हो? अगर मैं भी, जो मदद करने गया था, नहीं डरा, तो उसे चिंता की क्या बात है? झू चेन के आत्मविश्वासपूर्ण आचरण को देखकर वांग लिन को याद आया कि दूसरे पक्ष के पास किसी भी समय दायरे को पार करने की क्षमता है। उसने मान लिया कि दूसरे पक्ष ने पहले से ही उसके भागने की योजना बना ली है, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। झू चेन को प्रणाम करने के बाद वह घूमा और देवताओं के विरुद्ध अमर की दुनिया की ओर जाने वाले अंतरायामी मार्ग में कदम रखा। जब समूह के सदस्यों को पता चला कि वांग लिन ठीक हैं, तो उन सभी ने राहत की सांस ली। जियोयान ने, विशेष रूप से, वांग लिन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, यहाँ तक कि अल्केमिस्ट गिल्ड को भी नाराज कर दिया। यदि वांग लिन को बचाया नहीं जा सका, तो वह वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है।